विकसित तथा विकासशील देशों में राजनीतिक दलों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कल की क्लास में मुख्य रूप से हम लोग इनफैक्ट आप कह लीजिए राजनीतिक दल क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इनके क्या कुछ कार्य होते हैं, इनकी क्या कुछ विशेषताएं होती हैं, ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्लियर है? और दल प्रणाली पर जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, उनके क्या विचार हैं, इसमें हमने लेनिन के बारे में पढ़ा था, रॉबर्ट मिसेल्स के बारे में पढ़ा था, है ना, दुर्वजर के बारे में पढ़ा था, फिर आपका सार्टोरी के बारे में, है ना, लेनिन, मिसेल्स, दुर्वजर एंड सार्टोरी। एक बार आप में से कोई ओके कर दीजिए, सब ठीक है, आवाज़ वगैरह सब अच्छे से जा रही है। अश्विनी सब क्लियर है? Is everything okay? हाँ यस यस, एक्चुअली मैं आप लोगों का मैसेज ही नहीं खोल पा रहा था। हाँ यस यस, एवरीथिंग क्लियर। यस दिव्यांशु, रमेश, ज्ञानचंद्र, गुड गुड, जया, फाइन फाइन। तो आज हम लोग लेनिन पढ़ लिए थे कि पढ़ना था? यस। तो देखो, अच्छा लिखे नहीं थे तो कोई नहीं, राज लिखने से पहले एक बार फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, एवरीथिंग इज़ फाइन, गुड। राजनीतिक दलों के बारे में लेनिन क्या कहता है? लेनिन चूँकि मार्क्सवादी विचारक है और मार्क्सवाद बेसिकली साम्यवाद की संकल्पना व्यक्त करता है और साम्यवाद की प्राप्ति के लिए वो वर्ग संघर्ष को आधार बनाता है। वर्ग संघर्ष को आधार बनाने का मतलब ये हुआ कि समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं, एक संपन्न और दूसरा विपन्न। दूसरे अर्थों में कह लीजिए एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। इसी को एक और दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं बुर्जुआ वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग। तो कहता है कि सर्वहारा वर्ग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति यानी आदर्श साम्यवादी व्यवस्था की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वो संगठित होगा, और संगठित लोगों का ही तो समूह राजनीतिक दल होता है ना। तो इस तरह से वो कहता है कि सर्वहारा के लिए तो राजनीतिक दल एक आवश्यक सी व्यवस्था है, उसे हर हाल में राजनीतिक दल का रूप लेना चाहिए, और जब तक वो राजनीतिक दल का रूप नहीं लेगा तब तक वो अपने हितों को साध नहीं सकेगा। समझ रहे हैं? और ये भी कहता है कि हितों को साधने का एक ही तरीका है, क्रांति का रास्ता। क्रांति लाने के लिए संगठित होना पड़ेगा, संगठित होने के लिए राजनीतिक दल का स्वरूप हासिल करना पड़ेगा, राजनीतिक दल के रूप में एक दूसरे को या सबको एक साथ संगठित होना होगा। ये लेनिन कहता है, सर्वहारा को समझाता है। फिर कहता है कि राजनीतिक दल के अंदर केवल वही लोग आए जिनमें क्रांति की आग हो, यानी जो क्रांतिकारी हो। क्रांतिकारियों को ही राजनीतिक दल की सदस्यता के लिए वो एक तरह से कह सकते हैं परमिशन देता है, सबको नहीं। और मिला जुलाकर वो एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था का आह्वान करता है, एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत देता है,
और ये कहता है कि उस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था में आंतरिक लोकतंत्र होगा, बाह्य लोकतंत्र नहीं होगा। यानी राजनीतिक पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो अपने उच्च पदाधिकारियों का निर्वाचन करेंगे और इसी तरह से देश का सर्वोच्च सत्ताधारी निर्वाचित होगा। आम जनता को उसमें अपनी भूमिका निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही हमने कल पढ़ा था। अब इसे लिख लीजिए, दल प्रणाली पर लेनिन का विचार। क्या हेडिंग होगा? हेडिंग होगा दल प्रणाली पर लेनिन का विचार। ठीक है। हाँ हाँ रमेश, राइट करवाना था, लिख लीजिए। टेक डाउन प्लीज। लेनिन लेनिन रूस की नई सोवियत साम्यवादी व्यवस्था का संस्थापक था। लेनिन रूस की नई सोवियत साम्यवादी व्यवस्था का संस्थापक था। यह एक मार्क्सवादी विचारक है। यह एक मार्क्सवादी विचारक है तथा इसने मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत राजनीतिक दल के विचार को शामिल किया। फिर से सुन लीजिए पूरी बात एक बार। लेनिन रूस की नई सोवियत साम्यवादी व्यवस्था का संस्थापक था। यह एक मार्क्सवादी विचारक था तथा इसने मार्क्सवादी परंपरा के अंदर दल प्रणाली का सिद्धांत दिया, राजनीतिक दल का विचार दिया। लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग हर प्रकार के अधिकारों से वंचित है। लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग हर प्रकार के अधिकारों से वंचित है। अतः उसके लिए संगठन ही एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से वह बुर्जुआ वर्ग को मात दे सकता है। जिसकी मदद से वह बुर्जुआ वर्ग के बगल में अंडर ब्रैकेट में लिख लीजिए पूंजीपति वर्ग, है ना। जिसकी मदद से वह बुर्जुआ वर्ग को मात दे सकता है। अतः यह बेहद जरूरी है कि सर्वहारा वर्ग खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित करे।
अतः यह बेहद जरूरी है कि सर्वहारा वर्ग खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित करे। इज इट ओके? लेनिन ने राजनीतिक दल को सर्वहारा वर्ग का अग्रगामी दस्ता करार दिया है। अग्रगामी दस्ता बोले तो वैनगार्ड ऑफ प्रोलिटेरिएट। वैनगार्ड ऑफ प्रोलिटेरिएट। लेनिन ने राजनीतिक दल को सर्वहारा वर्ग का अग्रगामी दस्ता करार दिया है। जो सर्वहारा को नेतृत्व प्रदान करेगा, यानी राजनीतिक दल सर्वहारा वर्ग को नेतृत्व प्रदान करेगा। लेनिन ने दल प्रणाली के अंतर्गत पेशेवर क्रांतिकारी सदस्यों का विचार दिया है। पेशेवर क्रांतिकारी सदस्यों का विचार दिया है। कहने का अभिप्राय है, कहने का अभिप्राय है कि राजनीतिक दल की सदस्यता केवल उन्हें ही प्रदान किया जाए जो स्वयं को क्रांति के लिए पूरी तरह समर्पित कर चुके हैं। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया करना होगा। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया करना होगा। तथा समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना होगा। लेनिन ने व्यवहार में
एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया है? लेनिन ने व्यवहार में एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया है? जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित होगी। Change the paragraph and take down. रॉबर्ट मिशेल्स के विचार। रॉबर्ट मिशेल्स के विचार। मिशेल्स ने राजनीतिक दल सहित सभी संगठनों को कुलीन तंत्रीय अथवा अल्पतंत्रीय करार दिया है। कल हम लोग समझे थे ना कि चाहे कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई भी शासन प्रणाली हो, हर दल के अंदर उन्हीं का वर्चस्व चलता है जो संभ्रांत हैं, है ना। और बहुसंख्यक लोग कार्यकर्ता के रूप में केवल समर्थन करने की भूमिका में होते हैं। रॉबर्ट मिशेल्स के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल व संगठन में कुलीन तंत्रात्मकता होती है, अल्प तंत्रात्मक व्यवस्था होती है। अतः राजनीतिक दल में भी वास्तविक शक्ति दल के कुछ शीर्ष नेताओं में केंद्रित होती है। वास्तविक शक्ति दल के कुछ शीर्ष नेताओं में केंद्रित होती है तथा दल के सभी कार्यकर्ता केवल शीर्ष नेताओं के आदेशों का अनुपालन करते हैं। तथा दल के सभी कार्यकर्ता केवल शीर्ष नेताओं के आदेशों का अनुपालन करते हैं। Again, change the paragraph and take down. मॉरिस दुर्वजर के अनुसार
राजनीतिक दल कोई एक समुदाय नहीं है, कोई एक समुदाय नहीं है, बल्कि यह अनेक समुदायों का समूह है। राजनीतिक दल कोई एक समुदाय नहीं है, बल्कि अनेक समुदायों का समूह है तथा इसमें अनेक सहायक संगठन शामिल होते हैं। तथा इसमें अनेक सहायक संगठन शामिल होते हैं। जिसके आधार पे मॉरिस दुर्वजर ने प्रत्यक्ष दल तथा अप्रत्यक्ष दल का सिद्धांत दिया है। प्रत्यक्ष दल तथा अप्रत्यक्ष दल का सिद्धांत दिया है। प्रत्यक्ष दल मुख्य दल है, प्रत्यक्ष दल मुख्य दल है, जबकि दल से संबंधित भिन्न भिन्न संगठन अप्रत्यक्ष दल कहलाएंगे, है ना। बीजेपी प्रत्यक्ष दल और उससे जुड़ा हुआ एबीवीपी ये क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष दल। एग्जाम्पल में यही लिख लीजिए, प्रत्यक्ष दल कांग्रेस, एनएसयूआई, किसान यूनियन, ये सब क्या हो जाएंगे? अप्रत्यक्ष दल। दुर्वजर के अनुसार दल के अंदर 4 प्रकार के आंतरिक संगठन हो सकते हैं। शाखा, सेल, कॉकस और मिलिशिया। यह हथियारबंद दस्ता होता है, जिसको अंग्रेजी में मिलिटिया लिखते हैं, मिलिशिया। उदारवादी दलों के अंदर शाखा का प्रावधान होता है। उदारवादी दलों के अंदर शाखा का प्रावधान होता है। समाजवादी दलों के अंदर सेल का प्रावधान होता है, चीन वगैरह में। कुलीनवादी दलों के अंदर कॉकस का प्रावधान होता है। कुलीनवादी मतलब समझ लीजिए कि जो जहां पर नाजी हुकूमत हो, फांसी हुकूमत हो, है ना। और मिलिशिया ये भी बेसिकली कुलीनवादी देशों में ही पाई जाती है। इसका अपना सैन्य दस्ता होता है पार्टी का। ओके,
इन अ सेपरेट सेंटेंस टेक डाउन प्लीज, अलग वाक्य में। दुर्वजर ने यानी मॉरिस दुर्वजर ने दल का वर्गीकरण करते हुए आंतरिक दल तथा बाह्य दल का सिद्धांत दिया है। कल हम लोग समझे थे आंतरिक दल किसे कहते हैं। आंतरिक दल जैसे मान लीजिए छोटी छोटी मांगों के आधार पे जब दल का विस्तार होता है, जैसे मान लीजिए पहले हमने मांग की कि हमें मताधिकार का अधिकार दो, है ना। फिर इसी तरह से अन्य अधिकारों की मांग करते हुए जब दल व्यापकता प्राप्त करता है तो वहाँ पर ये किस रूप में जाना जाता है, वहाँ पर ये आंतरिक दल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका उद्भव बॉटम से टॉप की तरफ हुआ रहता है ना। ये आंतरिक दल होते हैं। पश्चिमी देशों में ऐसे दल खूब पाए जाते हैं, है ना। और बाह्य दल किसे कहते हैं, जो किसी विशेष कार्य को अंजाम देने के लिए जिसका गठन किया गया होता है। जैसे मान लीजिए देश को स्वाधीनता दिलाना हो, है ना, कोई बड़ी क्रांति आयोजित करनी हो। जैसे भारत में हमने एग्जाम्पल दिया था कल कि ब्रिटिश हुकूमत को भगाने के लिए कांग्रेस का गठन करना। अब कांग्रेस एक पार्टी के रूप में या एक दल के रूप में, उसे आप आंतरिक दल बोलेंगे या बाह्य दल बोलेंगे? जाहिर सी बात है बाह्य दल। और उत्तर औपनिवेशिक देश कमोबेश सबके सब औपनिवेशिक हुकूमत से स्वाधीनता संग्राम लड़के ही अपने अस्तित्व को पाए हैं। तो इन सारे देशों में एक इस तरह की राजनीतिक पार्टी आपको जरूर मिलेगी, है ना, जो बाह्य राजनीतिक दल कहलाएगी। इस तरह के बाह्य राजनीतिक दल पश्चिम के देशों में नहीं मिलते, क्योंकि पश्चिम के देश कहाँ किसी के गुलाम रहे, नहीं रहे। ठीक है, तो लिखिए मॉरिस दुर्वजर ने राजनीतिक दलों का विभाजन आंतरिक दल तथा बाह्य दल के रूप में किया है। जब किसी दल का उद्भव स्थानीय इकाई के विस्तार से होता है, जब किसी दल का उद्भव स्थानीय इकाई के विस्तार से होता है, तो उसे आंतरिक रूप से निर्मित दल कहते हैं। आंतरिक रूप से निर्मित दल लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में आंतरिक रूप से निर्मित दल लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में विस्तारित होकर राष्ट्रीय दल का रूप धारण कर लेते हैं। विस्तारित होकर राष्ट्रीय दल का रूप धारण कर लेते हैं। आमतौर पर इन दलों में या इन दलों के अस्तित्व में आने में मताधिकार से संबंधित आंदोलनों की बड़ी भूमिका होती है। आमतौर पे इन दलों के अस्तित्व में मताधिकार आंदोलनों की
बड़ी भूमिका होती है। जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, वहाँ पर मताधिकार के प्राप्ति के लिए जो आंदोलन हुए, जिन जिन पार्टियों ने आंदोलन किया, वो धीरे धीरे करके आंतरिक रूप से वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का रूप धारण कर ली। बाह्य रूप से निर्मित दल वे दल हैं, बाह्य रूप से निर्मित दल बाह्य रूप से निर्मित दल वे दल हैं जो किसी विशेष उद्देश्य को बाह्य रूप से निर्मित दल वे दल हैं जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से या विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से अस्तित्व में लाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से या फिर किसी बड़ी क्रांति को आयोजित करने के उद्देश्य से। या फिर किसी बड़ी क्रांति को आयोजित करने के उद्देश्य से। दुर्वजर के अनुसार, सेपरेट सेंटेंस में लिखिए प्लीज, दुर्वजर के अनुसार दल प्रणाली तथा निर्वाचन पद्धति में, दल प्रणाली तथा निर्वाचन पद्धति में आपसी संबंध होता है। दल प्रणाली तथा निर्वाचन पद्धति में आपसी संबंध होता है। आगे लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए एक बात। जैसे भारत में अगर आप निर्वाचन पद्धति की बात करें तो किस तरह की निर्वाचन पद्धति है भाई? प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह की निर्वाचन पद्धति है ना? डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट दोनों है ना हमारे यहाँ। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर लेजिस्लेचर्स को इलेक्ट करना हो, खास करके पॉपुलर हाउसेस के लेजिस्लेचर को, लोकसभा या राज्यों में विधानसभा, तो हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाते हैं कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर 3 उम्मीदवार है तो जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या कहती है, उसे जिता दो। वही राष्ट्रपति का निर्वाचन जब करते हैं तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मारिस दुर्वजर कहता है कि किसी देश में अपनाई जाने वाली निर्वाचन पद्धति कैसी है, इस बात पर यह निर्भर करेगा कि वहाँ किस तरह की राजनीतिक प्रणाली पाई जाएगी। और कहता है कि अगर निर्वाचन पद्धति फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को फॉलो करती है, अभी लिखिए नहीं, केवल समझ लीजिए, अगर निर्वाचन पद्धति एफपीटीपी को फॉलो करती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी? द्विदलीय व्यवस्था होगी। यानी सीधी भाषा में कह लीजिए मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा। कहाँ होगा मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम? जिस देश की निर्वाचन पद्धति
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व पे आधारित होगी, वहाँ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब लिख लीजिए, दुर्वजर कहता है मॉरिस दुर्वजर कि यदि किसी देश की निर्वाचन पद्धति सामान्य बहुमत पे आधारित फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाती हो, तो उन देशों में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था होगी। तो उन देशों में बाई पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होगा या टू पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होगा। तो उन देशों में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था होगी। क्लियर है? वहीं जिन देशों में निर्वाचन पद्धति के तहत आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को अपनाया गया हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को अपनाया गया हो, वहाँ बहुदलीय व्यवस्था होगी। Change the paragraph. लिखो, सार्टोरी के शब्दों में, ये एक और राजनीतिक विचारक है जिसने दल प्रणाली के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है। सार्टोरी के अनुसार दल प्रणाली का स्वरूप यानी पार्टी सिस्टम, सार्टोरी के अनुसार दल प्रणाली का स्वरूप इस बात पर निर्भर नहीं करता या इस आधार पे तय नहीं होता, दल प्रणाली का स्वरूप इस आधार पे तय नहीं होता कि किसी शासनिक प्रणाली के अंदर कितने राजनीतिक दल हैं। दल प्रणाली का स्वरूप इस आधार पर निर्धारित नहीं होता कि किसी शासनिक प्रणाली के अंदर कितने राजनीतिक दल हैं, कितने राजनीतिक दल हैं। बल्कि यह इस बात से निर्धारित होता है
कि सत्ता का हस्तांतरण इस बात से निर्धारित होता है कि सत्ता का हस्तांतरण कितने दलों के बीच होता है। सत्ता का हस्तांतरण कितने दलों के बीच होता है। जब सत्ताधारी दल अन्य दलों को अस्तित्व में रहने का अधिकार प्रदान न करे, जब सत्ताधारी दल अन्य दलों को अस्तित्व में रहने का अधिकार प्रदान न करे, तो उसे सर्वाधिकारवादी कहते हैं। सर्वाधिकारवादी कहते हैं। सर्वाधिकारवादी कहते हैं। और जब सत्ताधारी दल अन्य दलों को भी अस्तित्व में रहने का अधिकार प्रदान करे, तो उसे लोकतंत्रवादी कहते हैं। इस तरह से राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करता है सार्टोरी। अब जैसे मान लो कहता है कि द्विदलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जब सत्ता दो दलों में हस्तांतरित हो। ये कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ, है ना। अगर मान लीजिए कोई एक दल किसी दूसरे दल की मदद से सरकार बनाता है समय समय पे, तो उसे हम 1+ सिस्टम कहते हैं। 1+ सिस्टम। अगर सरकार बनाने में एक ही दल का डोमिनेंस हो तो इसे कहते हैं 1 पार्टी डोमिनेंस। तो इस तरह के टर्म्स को परिभाषित करता है सार्टोरी, है ना। अगर मान लीजिए देश में कोई ऐसा दल है जो छोटे छोटे दलों को अपने अंदर समाहित करते जा रहा है, उनको मर्ज करते जा रहा है, तो इसको कहते हैं 1 ऑब्जर्विंग, है ना। हाँ, तो ये हमने देखा राजनीतिक दल के संदर्भ में चिंतकों के विचार, विचारकों के विचार। अब लास्ट एक लिख लीजिए, किर्कमियर का विचार। ऑटो वन किर्कमियर। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ऑटो वन किर्कमियर के शब्दों में ऑटो वन किर्कमियर के शब्दों में आधुनिक पश्चिम के राजनीतिक दलों में पश्चिम के देशों पर विचार देता है। किर्कमियर के शब्दों में आधुनिक पश्चिम के राजनीतिक दलों में विचारधारा की अहमियत निरंतर घटती जा रही है। आधुनिक पश्चिम के राजनीतिक दलों में विचारधारा की अहमियत निरंतर घटती जा रही है तथा राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य केवल व केवल अपनी सदस्यता को बढ़ाना है। तथा राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य केवल व केवल अपनी सदस्यता को बढ़ाना रह गया है।
यही कारण है कि पश्चिम के राजनीतिक दल सभी वर्गों के लोगों को सदस्यता प्रदान करने की मुहिम में लगे हुए हैं। विकसित व विकासशील देशों में दल प्रणाली। हम लोग सामान्य रूप से दल प्रणाली के बारे में अभी समझे। तो ये जो पहला फेसेट चल रहा था वो क्या था? दल प्रणाली, है ना। अब इसी का जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अगर इसे हम कंक्लूड कर लें तो विकसित और विकासशील देशों में दल प्रणाली के बारे में आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? अगर आप आंतरिक दल व बाह्य दल के पैमाने पर विकसित व विकासशील देशों की दल प्रणालियों को डिस्कस करना चाहे, व्याख्यायित करना चाहे, तो कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? बताओ, विकसित देशों में आंतरिक दलों की डोमिनेंस होगी या बाह्य दलों की? विकसित देशों में किसकी डोमिनेंस होगी? आंतरिक दल या बाह्य दल? दिव्यांशु। विकसित देशों में राज कह रहे हैं कि बाह्य दलों की डोमिनेंस होगी, क्या सही कह रहे हैं? हाँ, ये जया कह रही है आंतरिक, वेरी नाइस। आकांक्षा आंतरिक, गुड। अभिषेक बाह्य। विकसित देशों में बाह्य दल की क्या आवश्यकता है? बाह्य दल के बारे में तो समझाया आपको। हाँ, शशांक आंतरिक, गुड। भाई बाह्य दल वो होता है ना जो एक तरह से कह सकते हैं स्थानीय इकाई से बढ़कर कोई बड़ा रूप धारण नहीं किया होता, वो सीधे सीधे बड़े रूप में होता है, यानी बड़े रूप से वो स्थानीय रूप की तरफ जाता है ना। इसे तो मैं कांग्रेस का एग्जाम्पल दिया था। विकसित देशों में आंतरिक दलों का डोमिनेंस होता है, आंतरिक दल। और ये आंतरिक दल सामान्यतः अपने अस्तित्व में कैसे आए होते हैं? मताधिकार आंदोलनों के माध्यम से, क्योंकि ब्रिटेन व अमेरिका का इतिहास तो ऐसा ही बताता है ना। पहले राइट टू वोट की लोगों ने मांग की और फिर अन्य मांगों को उसमें शामिल करते हुए धीरे धीरे वो राजनीतिक दल का रूप धारण कर लिए, है ना। विकासशील देशों में क्या है? यहाँ पर डोमिनेंस किसका होता है? बाह्य दल का, क्योंकि ये सारे पहले पराधीन देश हुआ करते हैं और अपनी औपनिवेशिक हुकूमत से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, स्वाधीनता हासिल करने के लिए स्वाधीनता संग्राम छेड़ते हैं, बड़ी क्रांति छेड़ते हैं। और उस स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करने के उद्देश्य से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का गठन होता है तो बताइए, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी स्थानीय स्तर से उठ के गई है? नहीं, टॉप से आई है। ठीक है, तो विकासशील देशों में बाह्य दल का डोमिनेंस होता है ना। अच्छा ये बताइए, जन सामान्य अपने आप को किस दल के साथ अधिक कनेक्टेड फील करेगा प्रारंभिक दौर में? जो लोकल लेवल से जिस पॉलिटिकल पार्टी का सृजन होगा, जन सामान्य आसानी से उसमें खुद को जोड़ पाएगा। आप देखिए शुरुआती दिनों में जब कांग्रेस गठित हुई थी
तो आपको नहीं मालूम कांग्रेस के अंदर बुद्धिजीवियों का डोमिनेंस था, लंबी फेहरिस्त थी वकीलों की, शिक्षाविदों की। अब धीरे धीरे ये टॉप से जब बॉटम पे आई सत्याग्रह वगैरह के माध्यम से, है ना, तो वो तो अब तो जो भी नया बनेगा, नया दल बनेगा जया, वो जाहिर सी बात है वो सब आंतरिक दल की श्रेणी में आएंगे ना, आंतरिक दल की श्रेणी में। अब पता चला कि हिंदुस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को ही पलटने के उद्देश्य से अगर कुछ कोई करे, कोई बड़ी पार्टी गठित करे टॉप लेवल पे, तो फिर वो क्या हो जाएगी, बाह्य दल कहला जाएगी। बट अब जो सामान्यतः जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ गठित हो रही हैं, हुई हैं, ये सब आंतरिक दल कहलाएंगे, सब आंतरिक दल, है ना। हाँ, बट जरा सोचिए, विकसित देशों को बाह्य दल की आवश्यकता पड़नी है क्या? पश्चिमी देशों को बाह्य दल की आवश्यकता कभी पड़नी थी? नहीं। हाँ, क्लियर। चलो एक और बात, आंतरिक दल में आप उपयुक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया को महसूस करेंगे या बाह्य दल में? मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो डिग्री है या लोकतंत्र की जो डिग्री है, वो आपको आंतरिक दलों में अधिक दिखेगी कि बाह्य दलों में? आकांक्षा, लोकतंत्र की डिग्री व्यापक कहां दिखेगी, आंतरिक दलों में या बाह्य दलों में? जाहिर सी बात है आंतरिक दलों में, आंतरिक दलों में लोकतंत्र की स्थिति सुदृढ़ होती है। हाँ, आंतरिक में, वेरी नाइस। अब चूंकि आंतरिक दलों का डोमिनेंस विकसित देशों में है, तो इतना तो कह सकते हैं ना कि विकसित देशों के अंदर जो राजनीतिक दल पाए जाते हैं वो लोकतांत्रिक अवधारणा का बेहतर तरीके से अनुपालन करते हैं। अब दलों के द्वारा लोकतांत्रिक अवधारणा का अनुपालन किया जाना, इसका मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा है हर राजनीतिक दल का अपना एक संविधान होता है। तो यहाँ पर विकसित देशों के अंदर जो राजनीतिक दल हैं वे अपने दलीय संविधान के प्रावधानों का ठीक तरीके से अनुपालन करते हैं। पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। लोग इंटरनल डेमोक्रेसी का अनुपालन करते हैं। समय समय पर निर्वाचन होता है, चुनाव होता है पार्टी के पदाधिकारियों का। उसकी नकल विकासशील देश भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये ठीक से कर नहीं पाते। यही कारण है कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसका कोई एक नेता जब से पार्टी गठित हुई तब से लेकर मरने के दिन तक उसका अध्यक्ष बना रहता है। होता है ना ऐसा? पश्चिम के देशों में ऐसा आप नहीं देखेंगे, पश्चिम के देशों में ऐसा नहीं देखेंगे। हाँ, वहाँ पर डेमोक्रेसी की जो एक्सटेंट है, जो डिग्री है, वो अधिक होगी। ठीक है, तो पार्टियों के अंदर यहाँ आंतरिक लोकतंत्र देखने को मिलता है। एक और बात, विकासशील देशों में जो पार्टियां गठित होती है वो किस आधार पे होती है? या तो कोई नेता बहुत करिश्मेटिक है और उसके करिश्माई व्यक्तित्व को राजनीतिक दल का रूप दे दिया जाता है, या फिर संकीर्ण आधारों पे, जाति, धर्म, क्षेत्र, है ना, इन आधारों पे पार्टियों का गठन हो जाता है। संकीर्ण आधार विकसित देशों में भी अपनाया जाता है, लेकिन हमारी तुलना में उनकी जो संकीर्णता होती है वो कम होती है। वहाँ पर वर्ग के आधार पे राजनीतिक दल अस्तित्व में आते हैं। वर्ग मतलब जैसे मान लीजिए कोई पार्टी जो कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, कोई पार्टी सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है ना। हाँ बिल्कुल अश्विनी। तो इस तरीके से विकसित व विकासशील देशों में हम दल प्रणाली को महसूस कर सकते हैं। विकासशील देश की दल प्रणाली के बारे में लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। भारत के राजनीतिक दलों पर एक नज़र जैसे ही आप फेरेंगे, विकासशील देशों की दल प्रणाली के बारे में बड़ा बेहतरीन लिख पाएंगे। कुछ पार्टी क्या बनी है अभिषेक? विकासशील देशों में तमाम राजनीतिक पार्टियां संकीर्ण आधारों पर ही बनती है ना।
प्लस चूंकि यहाँ पर विकासशील देशों में ही आपको बाह्य दल देखने को मिलेंगे, विकसित देशों में नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ आंतरिक दल होते हैं। तो जो भी बाह्य दल होता है, चूंकि उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो स्वाधीनता को दिलाने के उद्देश्य से उस दल का गठन किया गया है, और आज़ादी के उपरांत भी अगर वो दल कंटिन्यू रहता है तो लोगों की सहानुभूति उस दल में बनी रहती है। चाहे उस दल का नेतृत्व तो बिल्कुल कबाड़ा क्यों ना हो चुका हो, फिर भी लोग उसके प्रति एक संवेदना रखते हैं, है ना? हाँ, तो अब लास्ट फेसेट इसका लिख लीजिए जो ऑनगोइंग टॉपिक है, और फेसेट सीधे लिखेंगे। अब पूरा कंप्लीट फेसेट, विकसित व विकासशील देशों में दल प्रणाली। क्योंकि अब से पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, केवल कि दल प्रणाली क्या होती है। अब यहाँ समेकित रूप से लिख लीजिए, विकसित व विकासशील देशों में दल प्रणाली। विकसित देशों में हम यह अक्सर पाते हैं विकसित देशों में हम यह अक्सर पाते हैं कि राजनीतिक दल सामान्यतः आंतरिक रूप से निर्मित हुए रहते हैं, जबकि विकासशील देशों में बाह्य रूप से निर्मित राजनीतिक दल का वर्चस्व होता है। जबकि विकासशील देशों में बाह्य रूप से निर्मित राजनीतिक दल का वर्चस्व होता है। विकसित देशों में राजनीतिक दल लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया का विस्तार होने के साथ विकसित देशों में राजनीतिक दल लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का विस्तार होने के साथ साथ अस्तित्व में आए। यानी जैसे जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया विस्तारित होती गई, राजनीतिक दल भी उनके साथ साथ अस्तित्व को प्राप्त करते गए। विकसित देशों में, फिर से सुन लीजिए, विकसित देशों में राजनीतिक दल लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया का विस्तार होने के साथ साथ बने। उदाहरण स्वरूप जैसे जैसे मताधिकार की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का भी विस्तार होता गया।
वैसे वैसे राजनीतिक दलों का भी विस्तार होता गया। लेकिन लेकिन विकासशील देशों में लेकिन विकासशील देशों में ज़्यादातर प्रमुख राजनीतिक दल बाह्य रूप से निर्मित हुए। ज़्यादातर प्रमुख राजनीतिक दल बाह्य रूप से निर्मित हुए। एवं अधिकांश देशों में उनका निर्माण विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। जैसे भारत में कांग्रेस। विकासशील देशों में कई राजनीतिक दल औपनिवेशिक हुकूमत की फूट डालो तथा शासन करो की नीति की वजह से अस्तित्व में आए। विकासशील देशों में कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व औपनिवेशिक हुकूमत की फूट डालो तथा शासन करो की नीति पर आधारित पाया जाता है। जैसे भारत में मुस्लिम लीग का गठन, आपको नहीं लगता कि अंग्रेजों की हिंदुस्तान के अंदर फूट डालो शासन करो की नीति का परिणाम था? ठीक है। पश्चिमी देशों में सामान्यतः, चेंज द पैराग्राफ, पश्चिमी देशों में, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पश्चिमी देशों में सामान्यतः द्विदलीय या बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है। पश्चिमी देशों में सामान्यतः द्विदलीय या बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है, जिसके कारण भिन्न भिन्न दलों में आपसी प्रतियोगिता का भाव रहता है। जिसके कारण भिन्न भिन्न दलों में आपसी प्रतियोगिता का भाव रहता है, यानी राजनीतिक पार्टी आपस में कंपटीशन करती हैं। किस चीज़ को लेकर कंपटीशन? जनादेश को लुभाने को लेकर, तो मुस्तैदी से वो काम करते हैं। लेकिन विकासशील देशों में चूंकि मुख्य दल का निर्माण
चूंकि मुख्य दल का निर्माण विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के उद्देश्य से किया गया होता है, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद भी उस दल को जनता का भावनात्मक समर्थन मिलता रहता है। और इस प्रकार एकदलीय प्रणाली की भांति ही दीर्घकाल तक उस पार्टी को किसी अन्य पार्टी से प्रतियोगिता करने की आवश्यकता नहीं होती, और जनता का समर्थन मिलता रहता है। जैसे भारत में आप देखते हैं, लंबे समय तक आज़ादी के बाद कांग्रेस एरा के नाम से हम जानते हैं, लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत बनी रही। विकसित देशों में राजनीतिक दलों का गठन वर्ग पे आधारित होता है, है ना। हाँ, जैसे अमेरिका वगैरह में वहाँ राजनीतिक दल बिजनेसमैन वगैरह के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखिए, विकसित देशों में राजनीतिक दलों का गठन वर्ग पे आधारित होता है, जिसमें राजनीतिक दल व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विकासशील देशों में राजनीतिक दलों का गठन भिन्न भिन्न संकीर्ण आधारों जैसे जाति, धर्म, भाषा, नृजातीयता, इत्यादि के आधार पर होता है। पश्चिमी देशों में राजनीतिक दलों का विकास चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ, पश्चिमी देशों में राजनीतिक दलों का विकास चूंकि लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया के तहत हुआ, अतः राजनीतिक दलों के भीतर भी आंतरिक लोकतंत्र का ध्यान रखा जाता है,
अतः राजनीतिक दलों के भीतर भी आंतरिक लोकतंत्र पाया जाता है। दल के संविधान का अनुपालन होता है। दल के संविधान का अनुपालन होता है। नियमित रूप से संगठनात्मक चुनाव होते हैं। नियमित रूप से संगठनात्मक चुनाव होते हैं, जबकि विकासशील देशों में दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि विकसित देशों में सामान्यतः, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि विकसित देशों में सामान्यतः दलों का गठन विचारधारा के आधार पर होता है, जबकि विकासशील देशों में अमूमन राजनीतिक दलों का गठन नेताओं के व्यक्तित्व पर आधारित होता है। नेताओं के व्यक्तित्व पर आधारित होता है। दबाव समूह तथा हित समूह। आगे हम लोग पढ़ेंगे दबाव समूह क्या होता है, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, साथ ही साथ विकसित तथा विकासशील देशों में ये किस तरीके से काम करते हैं। है ना, विकसित तथा विकासशील देशों में दबाव समूह तथा हित समूह। इट शैल बी कंटिन्यूड टुमारो। इज इट ओके?